हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपको पता है कि यूपी SSC पेट में सामान्य जागरूकता से आपके करीब 10 नंबर पक्के हो जा रहे हैं ना। तो उन 10 नंबर को पक्का करने के लिए ये आपकी क्लास मैं ले रहा हूं। और बेसिकली आप ऐसे समझिए कि इस क्लास में जैसे हम आज पहला पॉइंट लिए हैं आपका भारत एक सामान्य परिचय, है ना। इससे आप एक भारत का ओवरव्यू मिल जाएगा। इसकी बाद की जो वीडियो होगी उसमें भारत से संबंधित जो देश हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद उनकी उस वीडियो में आपका वहाँ का संसद का क्या नाम है, जो वहाँ पे सिक्के चलते हैं उनको क्या कहा जाता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली हमने भारत एक सामान्य परिचय लिया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने भारत बनाया हुआ है। तो लेते हैं सबसे पहले कि भारत की स्थिति जो है वो ग्लोब पे क्या है ना। देखिए ये आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये 0 डिग्री रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश यहाँ से गुजर रही है। आप यहाँ पे देखिए भारत जो है ये यहाँ पे स्थित है ना। तो भारत बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इसके सापेक्ष 0 डिग्री के सापेक्ष जो है ये आपके, ये तो पूर्व दिशा है और ये आपकी उत्तर दिशा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत जो अवस्थित है वो उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है। बात क्लियर है। तो ये बेसिकली यहाँ पे है, ठीक है। फिर ये कहा जाता है कि इसकी स्थिति क्या है। तो इसकी स्थिति जो है वो चतुष्कोणीय है। क्या है इसकी स्थिति जो है वो चतुष्कोणीय है। क्या भैया, चतुष्कोणीय स्थिति इसकी है, ठीक है। और यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, ठीक है। ये कह सकते हैं, सॉरी, दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। ये बात क्लियर है। तो ये बेसिकली ग्लोब पे इसका परिचय था। अब एक एक करके हम भारत के विषय में जानते हैं, उसकी स्थिति और विस्तार के विषय में, ठीक है। देखिए आप इतना जानते हैं कि जो भारत है, अगर हम यहाँ कह दें उत्तर, इधर कह दें दक्षिण, इधर कर दें पूर्व और इधर कर दें पश्चिम, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो बेसिकली सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो किबीथू है। कहाँ पे है? अरुणाचल में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, तो गुहार मोती, ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। बात क्लियर है। उसके तरह आपसे पूछा जाए कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा, तो इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है अगर आपसे पूछे तो पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट इसको बोलते हैं। ये कहाँ पे है? आपके यहाँ पे स्थित है। बात क्लियर है। ये रेखा आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्थित है, यहाँ तक लिया जाता है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो अंतिम द्वीप है वहां तक। बात क्लियर है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, अगर जो भारत का पूर्वी छोर है और भारत का पश्चिमी छोर जो है इनके बीच की दूरी कितनी है, तो वो 2933 किलोमीटर दूरी है इसकी। कितना? 2933 किलोमीटर, है ना। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पे स्थित है, अगर जैसे हम लोग कहते हैं ना 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, तो बेसिकली अगर ये गौर माता या गुहार मोती गुजरात में जो स्थित है कहाँ स्थित है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है, ठीक है। और अगर बात करें किबीथू तो 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि साहब ये अगर हम इसकी बात कर लिए कि इनकी बीच की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे बात करें सबसे उत्तरी बिंदु जो है, जो इंदिरा कॉल जिसको कहते हैं, 37.5 डिग्री इसको बोलते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये यहाँ पे स्थित है। और सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो इनके बीच का जो अंतर आप देख पाएंगे वो करीब 29 से 30 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, यहाँ पे भी वही कंडीशन, फिर भी यहाँ पर आपका 2 घंटे ज्यादा। जैसे अगर यहाँ पे आपका सुबह का 5 बज रहा है ना, तो यहाँ पे आपका 3 बज रहा होगा। 2 घंटे का अंतर करीब होता है। बात क्लियर है। अब अगर आपसे ये पूछें कि जो जमीनी सीमा की लंबाई है भारत की वो कितनी है, तो जमीनी सीमा की जो लंबाई वो 15,200 किलोमीटर है। इतनी बात क्लियर है। जमीनी सीमा की लंबाई है, ठीक है। अगर हम इसकी क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें? क्षेत्रफल, जो भारत का क्षेत्रफल बेसिकली कितना है, तो आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। 3287263 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। बात क्लियर है। अब ये भौगोलिक क्षेत्रफल का जो पूरा विश्व है उस भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% जो है ये पाया जाता है। और करीब 17% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है। इतनी बात क्लियर है। मतलब ये कि पूरे क्षेत्रफल का, ये तो पहली बात, इतना क्षेत्रफल भारत का है जो पूरे विश्व का 2.42% है। और जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है 17 दशमलव समथिंग % पूरे विश्व की, ठीक है। अभी तो ये करीब
जैसे पूछा भी जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत की जो स्थिति है वो पूरे विश्व में किस स्थान पे है ना। तो इसके लिए हम एक ट्रिक भी बना दिए, जैसे RKCUBAIA, जैसे क्या सबसे एक नंबर पे कौन आता है क्षेत्रफल के दृष्टिगत, रूस आता है। उसके बाद क्या आता है, रूस के बाद आता है आपका कनाडा, क्या आता है भैया, कनाडा आता है। कनाडा के बाद कौन आता है, चीन आता है। चीन के बाद क्या आता है, चीन के बाद आपका USA आता है, USA के बाद क्या आता है, USA के बाद आता है ब्राजील, क्या आता है, USA के बाद ब्राजील आता है। ब्राजील के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद मेरे दोस्त मेरे भाई आपका इंडिया आता है। और इंडिया के बाद क्या आता है, ये आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना बोले तो क्या, पंपास घास का मैदान कहाँ पे स्थित है, अर्जेंटीना में ही स्थित है। बात क्लियर है। तो आप देखिए, एक नंबर पे रूस है, 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे चाइना, 4 नंबर पे USA, 5 नंबर पे आपका ब्राजील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे आपका भारत आता है। इतनी बात क्लियर है। मतलब क्षेत्रफल के दृष्टिगत देखा जाए तो जो भारत की स्थिति है वो 7वें नंबर की है। और अगर जनसंख्या की बात करें मेरे दोस्त, किसकी बात करें, जनसंख्या की, तो जनसंख्या के नंबर फिलहाल अभी डाटा नहीं आया, लेकिन अब यह कहा जाता है कि भारत पहले नंबर पे आ चुका है। लेकिन डाटा अभी इसका जब जारी होगा तो ये माना जाएगा। बात क्लियर है। अभी फिलहाल ये पहले नंबर पे इसको आप मार सकते हैं। जब क्वेश्चन आता है किस नंबर पे से, तो आप पहले नंबर पे मार सकते हैं। अब हो गया, बात क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये कहें कि साहब जो भारत है इसके समुद्र तट की लंबाई कितनी है, क्या समुद्र तट की लंबाई कितनी है, तो समुद्र तट की लंबाई बेसिकली जो है 7516 किलोमीटर है ना, 7516 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि से अगर तटरेखा की लंबाई की बात करें तो यहाँ पे आपका 6100 किलोमीटर है। कितना, 6100 किलोमीटर, ये मुख्य भूमि से है। और समुद्र तट की लंबाई आप 7516 किलोमीटर कर सकते हैं। बात क्लियर है। अगर ये अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है आपसे कि कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय रेखा के राज्य हैं, तो बेसिकली वो 9 राज्य हैं। कितने, 9 राज्य हैं। अब इसको हम गिन के बता लेते हैं, यहाँ पे गिन लेते हैं कौन कौन से 9 राज्य हैं बेसिकली। देखिए, पहले तो आपका एक नंबर पर उड़ीसा आ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आ गया, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, 4 नंबर पे केरल, 5 नंबर पे आपका कर्नाटक आ गया, 6 नंबर पे गोवा आ गया, 7 नंबर पे महाराष्ट्र आ गया, 8 नंबर पे आपका गुजरात आ गया। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये आपके राज्य ऐसे हैं। अब इधर आपका 9वां और सबसे अंतिम जो सबसे कम है, ये कह सकते हैं कि साहब गोवा से पहले आपका वेस्ट बंगाल आता है। तो आपके 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से सटे हुए हैं। इतनी बात क्लियर है। हमने अभी बताया आपको कि समुद्र तट से अगर जो है समुद्र मुख्य भूमि से समुद्र सीमा की लंबाई की बात करें, किसकी, समुद्री सीमा की लंबाई बात करें कितनी है, तो ये है आपका 6100 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर कुल द्वीप समूह सहित बात करें, जितने भी ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ लक्षद्वीप, सबकी बात करें तो ये बेसिकली हो जाता है 7516 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर है। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। चलिए, इतनी चर्चा के बाद अब भारत के विषय में थोड़ा सा और जान लेते हैं, भारत के विषय में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे अभी हम ऊपर जो फिगर पढ़ रहे हैं इसके विषय में और जानते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर के फिगर चलते हैं, पढ़ते हैं क्या है यहाँ पे। अब देख पा रहे हैं आप यहाँ पे ये चीजें हमने पूरा भारत की स्थिति अवस्थिति से आपको परिचय करा दिया, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कर्क रेखा के विषय में हमने चर्चा की हुई है। किसके विषय में, कर्क रेखा के विषय में, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपकी कर्क रेखा है, ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा के विषय में भी बहुत सारी चीजें आती। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। अब यहाँ पे आइए, कर्क रेखा विषय में भारत का जो एरिया है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेसिकली अगर बात करें हम कर्क रेखा की, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये कर्क रेखा है, ठीक है। ये आपकी कर्क रेखा है, ये यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, ये ऐसे कर्क रेखा गुजर रही है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मानक समय रेखा, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं पहले तो गुजरात में है, 1 नंबर पे गुजरात आ गया। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हल्का सा टच कर रही राजस्थान को। बात क्लियर है। पेन आपसे दूसरी पेन ले लें थोड़ा सा और गहरी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आता है राजस्थान, तीसरे नंबर पे आपका आता है मध्य प्रदेश। बात क्लियर, यहाँ भोपाल सबसे नजदीक में है। उसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़, क्या, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ 4 नंबर पे। उसके बाद आता है झारखंड 5 नंबर पे। 6 नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आपका हल्का सा त्रिपुरा
है ना, 7 नंबर पे आ जाता है और 8 नंबर पे आ जाता है आपका क्या, मिजोरम। उसके बाद ये कहाँ चली जाती है, म्यांमार में चली जाती है। म्यांमार से भारत कैसे अलग होता है, तो आराकान पर्वत श्रेणी है, इससे अलग हो जाता है। बात क्लियर, यहाँ पे आराकान पर्वत श्रेणी ये अलग हो जाता है। बात क्लियर है। चलिए, अब ये आपकी कर्क रेखा हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, भारत के कितने राज्यों से जाती है, कितने राज्यों से जाती है, तो ये बेसिकली 8 स्टेट हैं। अगर आपसे कभी ये पूछ दे कितने जिलों से गुजरती है, तो वो आपके 35 इसमें है, ठीक है, 35 जिले हैं। तो आप इसके विषय में समझ गए, कर्क रेखा के विषय में समझ गए। अगर आपसे ये पूछे सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है, तो अगर आपसे ये कह दे कि झारखंड ऑप्शन दे रहा, रांची दे रहा है, तो आप रांची पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको मान लीजिए वहां पर नहीं दे रखा है, आपसे ये पहले नंबर पर रांची आता है, दूसरे नंबर पर गुजरात आपका आता है, और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें सबसे तीसरे नंबर तो मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश में बेसिकली ये ज्यादा गुजरती है। सबसे ज्यादा अगर कहा जाए सबसे लंबी जो कर्क रेखा कहां से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से, यहां से लेके यहां तक गुजरी। बात क्लियर है। तो सबसे अधिक लंबाई यही मध्य प्रदेश से। और अगर कुछ सबसे कम लंबाई कहां से गुजर रही है, तो सबसे कम राजस्थान, ये हल्का सा टच करते हुए आगे बढ़ रही है। बात क्लियर है। तो सबसे ज्यादा कहाँ, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम कहाँ, तो आपका राजस्थान। बात क्लियर है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं आपको मानक समय रेखा के विषय में। किसके विषय में, मानक समय रेखा के विषय में समझ लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, मानक समय रेखा के विषय में समझ लेते हैं। मानक समय रेखा, यहां से बेसिकली एक प्रश्न आपका तय हो जाता है। एक आप पीटी के एग्जाम में बैठिएगा तो आपको यहां से मानक समय रेखा से एक प्रश्न आपको तय मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए साहब आगे लेते हैं अपना मानक समय रेखा। इसी को बोलते हैं मानक समय रेखा। ठीक है, चूंकि आपके पीटी के सिलेबस में पहले पॉइंट में दे रखा भारत की स्थिति एवं विस्तार, उसके बाद दे रखा है भारत से संबंधित देश। ठीक है, तो इसमें द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियन हैविंग द लॉन्गिट्यूड, इसमें आपको ये दे रखा मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से गुजरती है। बात क्लियर है। अब ये पूछा जाता है कि मानक समय रेखा, क्या पूछा जाता है, मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए, अब इसमें रटने की आवश्यकता नहीं। नेपाल इधर देख रहे हैं, इधर से आ रही है, ये आपके उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पे कौन, उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे कौन, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हल्का सा ये टच करे किसको, मध्य प्रदेश को, किसको, मध्य प्रदेश को। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश ले लीजिए, चौथे नंबर पे उड़ीसा, और 5वें नंबर पे आपका क्या आ जाता है भैया, आंध्र प्रदेश आ जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो बेसिकली आप देख पा रहे 5 राज्यों से गुजर रही है। कौन कौन से, यहाँ पे आप आ जाइए उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, एक अभी और प्रश्न बनेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद आइए छत्तीसगढ़, क्या, उसके बाद आइए छत्तीसगढ़, उसके बाद आप आ जाइए उड़ीसा, क्या, उड़ीसा, और उसके बाद आइए आप आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये आप आ गए। तो बेसिकली अगर आपसे पूछे कि जो कर्क रेखा है, भारत में कर्क रेखा, मानक समय रेखा कहाँ मिलती है, तो ये आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश में मिलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हल्का सा टच करती है। मध्य प्रदेश मान लीजिए ऑप्शन नहीं है, तो आप कहिएगा छत्तीसगढ़ में मिलती है। बात क्लियर है। चलिए, इसकी बात हो गई। मध्य प्रदेश में जैसे ये जो मानक समय रेखा है, ये बेसिकली रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, यहां से होते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरती है, इसको मानक समय रेखा कहा जाता है। और ये अगर पूछे उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इतनी बात क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और विस्तार लेते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, क्या पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कितने राज्य हैं, सब पूरे भारत में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। और अगर केंद्र शासित प्रदेश करें, यूटी की बात कर लें, तो ये कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके हैं। ठीक है, चलिए फिर अगर आपसे पूछ ले, जैसे और आगे चलें, थोड़ा सा भारत के विषय में अब थोड़ा सा विस्तार से देखें क्या है। यहाँ की राजधानी आपसे पूछी जा सकती है ना, यहाँ की राजधानी कैसे क्या है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से ऊपर से ले रहे हैं, यहाँ पे लद्दाख, क्या है, लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लेह है ना। जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो श्रीनगर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, दिल्ली तो नई दिल्ली यहाँ की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, उसके बाद भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश है,
उसके बाद आप आइए महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र बम्बई। उसके बाद आप तेलंगाना पे आ जाइए, तेलंगाना का हैदराबाद है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर है। उड़ीसा भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश का अमरावती, कर्नाटक का बेंगलुरु, ठीक है। उसके बाद आप केरल में तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। चलिए अब ऐसे करके आप जैसे पश्चिम बंगाल का है कलकत्ता है, झारखंड का रांची है, बिहार का पटना है, सिक्किम का गंगटोक है, असम का दिसपुर है, ठीक है, मेघालय का शिलांग है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, नागालैंड का कोहिमा है, मणिपुर का इम्फाल है, मिजोरम का आइजोल है और त्रिपुरा का आपका अगरतला है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पुडुचेरी है या पांडुचेरी है ये कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो बेसिकली ये 3 राज्यों में। कौन कौन से, ठीक है। आप देखिए पहला है एक यनम, यनम कहां पे भैया, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें किसकी, और पुडुचेरी जो वास्तविक रूप से है ये, तो ये आपका तमिलनाडु में है। कराईकल कहां पे है, तो ये भी तमिलनाडु में है। और आपका अगर आपसे ये पूछे माहे, ठीक है, तो ये भी पुडुचेरी आपके केरल में स्थित है, जो यहाँ की राजधानी है। बात क्लियर है। अब आइए जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लक्षद्वीप है, ठीक है, क्या है, लक्षद्वीप कावरत्ती इसकी राजधानी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अब यहीं पे विवादित एक जो है एक विवादित द्वीप जो म्यांमार और इसके बीच में है, जहाँ पे भारत का बड़ा विरोध रहता है। फिर आपसे ये पूछ लेता है कि भारत और पाकिस्तान जो है देश हैं, इनके बीच में कौन सी सीमा है, ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है। फिर आपसे पूछे भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सीमा है। फिर अगर आपसे ये पूछे कि भारत और चाइना के बीच में कौन सीमा है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इस पे बात करें, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि बांग्लादेश जो है, जैसे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की जो पश्चिम बंगाल से लगने वाली सीमा है, ये इसको आप क्या कहेंगे, तो इसी को क्या कहा जाता है, 3 बीघा गलियारा, क्या कहते हैं, 3 बीघा गलियारा इसी को बोला जाता है। बात क्लियर है, ठीक है। और त्रिपुरा जो है ये 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और जो इसकी सीमा जो त्रिपुरा है, जैसे ये 3 ओर से देख रहे हैं आप घिरा हुआ, 3 पूछा जाता है कि कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है, ठीक है। और जो त्रिपुरा से घिरा हुआ है इसको कहते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं जीरो लाइन रेखा। इतनी बात क्लियर है, जीरो लाइन रेखा इसको बोल देते हैं, ठीक। जो अब अगर आपसे ये पूछे असम की सीमा बांग्लादेश से कितनी जगह मिलती है, तो असम आप यहां देख पा रहे हैं, ये 2 जिले इसके ऐसे हैं जहां से बांग्लादेश की सीमा किससे, असम से टच करती है। अब बांग्लादेश, अब देखिए हम अभी देश पे नहीं जाएंगे, बेसिकली है क्या कि हम जो चर्चा कर रहे हैं भारत के विषय में, हमने भी राजधानी पढ़ रही, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग और आगे जब बढ़ेंगे थोड़ा सा कौन सा तट कैसे क्या कहा जाता है उसके विषय में जान लेंगे। तो आज की जो छोटी सी वीडियो होगी भारत से परिचय की होगी, भारत से परिचय इन द सेंस जो भी नॉर्मल परिचय हो सकता है वो सारी चीजें यहां से कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आपसे और क्या पूछता है, जो समुद्री सीमा की भी लोग चर्चा कर रहे थे, तो समुद्री सीमा अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि साहब ये बताइए समुद्री सीमा जो है ये सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है, आपसे पूछा सकता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं सबसे लंबी समुद्री सीमा जो ये गुजरात की है। किसकी है, गुजरात की है। गुजरात 1 नंबर पे कौन आएगा, गुजरात आएगा। 2 नंबर पे कौन आएगा भैया, आंध्र प्रदेश आएगा। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा आपका तमिलनाडु। तो अगर आपसे भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है तो आप इन 3 नामों को जरूर याद रखिएगा कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और उसके बाद आप आइएगा कहां पे, उसके बाद आप आइएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। 4थे नंबर महाराष्ट्र आ जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि सबसे छोटी सीमा कौन सी है, समुद्र तटीय सबसे छोटी सीमा कौन सी है, तो आप आ जाइएगा गोवा। कौन सा, सबसे छोटी किसकी है, सबसे छोटी गोवा है, सबसे छोटी सीमा जो है। अगर आपसे पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे तब गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आप क्या मारेंगे मेरे दोस्त, आंध्र प्रदेश मारेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो ये आंध्र प्रदेश संबंधित चीजें थी, बात क्लियर है। चलिए साहब अगला लेते हैं और थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे ये समुद्री सीमा हो गई, सारी चीजें हो गई। बांग्लादेश से हम तब चर्चा करेंगे कौन सा राज्य सटा हुआ है, या पाकिस्तान से कौन सा राज्य सटा हुआ, पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं, या फिर अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं, या नेपाल की सीमा को क्या कहते हैं, चीन से जो सटा हुआ उसकी सीमा को क्या कहते हैं, सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बात क्लियर है, क्योंकि वहां पे हम भारत से संबंधित देश पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला वीडियो लेते हैं। इसमें क्या है देखिए, आपको पता है जो भारत की अवस्थिति है वो बेसिकली पठारों, पहाड़ों, समुद्रों से घिरा हुआ है ना। तो बेसिकली आप जैसे अगर आपसे यहां से क्या प्रश्न आता है कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, भारत की सर्वोच्च चोटी पूछ ले आपसे, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले तो आप यहां देख पा रहे हैं
यहाँ पे क्या सिक्किम है ना, सिक्किम में क्या लिख रखा, कंचनजंगा। ठीक, यहाँ पे आप क्या लिख रखे हैं, K2 गाडविन ऑस्टिन जिसको बोला जाता है। आपको पता है ये इतना एरिया जो है ये बेसिकली POK में आता है। तो अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप कभी भी K2 नहीं मारेंगे, अगर K2 ऑप्शन में है तो भी। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा विवादित प्रश्न रहा है। दरअसल K2 जो है ये भारत का पार्ट नहीं है फिलहाल, है ना, ये POK में आता है। लेकिन कंचनजंगा यदि ऑप्शन में दिया तो ये बेसिकली भारत का पार्ट है। और अगर कभी K2 भी दे दे और कंचनजंगा भी दे दे तो आप हमेशा कंचनजंगा को प्रेफर करिएगा। और अगर आयोग इस प्रश्न को गलत काटता है तो आप इसके लिए कोर्ट भी जा सकते हैं, आपको 1 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कंचनजंगा भारत का पार्ट है। अब देखिए, अगर आपसे फिर पूछे कि जो भारत में कंचनजंगा के बाद कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपका नंदा देवी है। और अगर आप जैसे ऐसे पूछ ले कि विश्व में सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये माउंट एवरेस्ट है। हाँ, माउंट एवरेस्ट है, हिमालय का पार्ट है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, हमने अभी चर्चा कर लिया था कि यहाँ से जो है जो कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से कौन सी मानक समय रेखा गुजरती है। अब यहाँ पे बात आ गई है कि कौन सा, जैसे पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, पूर्वी तटीय मैदान, इसको हम जब उसमें करते हैं तो पढ़ लेते हैं। अब इसमें भी कई पार्ट, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं विंध्य श्रेणी है और यहाँ सतपुड़ा श्रेणी है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पूर्वी घाट है, ये छोटा नागपुर पठार का एरिया है, यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है। इतनी बात है। यहाँ पे आपका थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल कहाँ पे स्थित है जैसे आपसे यहाँ पे मरुस्थल है पूरा, तो ये राजस्थान का पार्ट है। यहाँ पे कच्छ का रण है। ठीक है, यहाँ पे कच्छ का रण पूरा अवस्थित है गुजरात में। तो अब देख पा रहे हैं आप, अब इधर आइए, देखिए अब यहाँ पे गारो खासी जयंतिया की बात करें तो गारो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे गारो है, यहाँ पे खासी असम का ही पार्ट है, जयंतिया पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे मिजोरम में, मिजोरम और त्रिपुरा, तो यहाँ पे पटकोई बम है। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये मणिपुर में आपका, मणिपुर मिजोरम की सीमा पे नागा श्रेणी है, नागालैंड की श्रेणी है। उसके बाद आप इधर आएंगे तो मिजोरम, मिजो श्रेणी आ जाती है। तो ये बेसिकली इसका पार्ट है। इसको सेवन सिस्टर्स स्टेट भी कहा जाता है। अब आइए इधर आते हैं, अब थोड़ा सा तट के विषय में जान लेते हैं, कौन सा तट किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए हम यहां से लिख रखे हैं कोंकण तट। क्या लिख रखा हमने, कोंकण तट। बेसिकली कोंकण तट जो है वो आपका महाराष्ट्र से, कहां से, यहां पे हम लिख दे रहे हैं कोंकण तट। क्या, कोंकण तट। ठीक है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कोंकण तट। तो कोंकण तट बेसिकली कहां से कहां तक है, तो कोंकण तट आपका महाराष्ट्र से, क्या, महाराष्ट्र से कहां तक है, गोवा तक है मेरे दोस्त, महाराष्ट्र से गोवा तक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे मालाबार तट इन्होंने लिख रखा है। क्या, मालाबार तट। अगर मालाबार तट की बात करें मेरे भाई तो ये न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से कहाँ तक, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी। अगर हम किसकी बात करें, मालाबार, तो न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक ये पार्ट है। बात क्लियर है। अगर हम बात करें उत्तरी सरकार, जैसे यहाँ पे लिख रखा उत्तरी सरकार तट, ये लिख रखा हमने, उत्तरी सरकार जो है ये आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक है। कहाँ से, उत्तरी सरकार तट जो है ये आंध्र से उड़ीसा, क्या, उत्तरी से उड़ीसा, उत्तरी सरकार से उड़ीसा से आंध्र सरकार, ये ऐसे याद करिए, उत्तरी जो सरकार है ये उड़ीसा से आंध्र तक है। बात क्लियर है। और अगर हम बात कर ले कोरोमंडल तट की, तो ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक की जो सीमा है, कहां से, आंध्र से तमिलनाडु तक की जो सीमा है इसको कहा जाता है आपका कोरोमंडल तट। ये भी कह सकते हैं कन्याकुमारी से कृष्णा नदी, मतलब यहाँ कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक। बात क्लियर है। तो ये आपका यहाँ से ये भी कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। आपसे पूछा जाता है इलायची की पहाड़ियाँ, तो इलायची की पहाड़ियाँ, जैसे ये इलायची की पहाड़ियाँ क्यों, क्योंकि यहाँ गर्म मसाले ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं क्योंकि यहाँ इलायची ज़्यादा पाई जाती है इसलिए इलायची की पहाड़ी नाम दे दी। ये भी बात सही है क्योंकि इलायची की मात्रा ज़्यादा है और गर्म मसाला, इलायची जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ गर्म मसाला, है ना, ये गर्म मसाले का पार्ट है। तो अब देखिए, अब भारत में ऐसे आप इस नक्शे में जाइए, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये बेसिकली आप यहाँ पे अगर आएंगे तो ये केरल और तमिलनाडु इसकी सीमा पर आप देख पा रहे हैं, ये समुद्री सीमा, यहीं पर जो है कोरोमंडल तट पाया जाता है। बात क्लियर है। सॉरी, इलायची की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने बनाया हुआ है। ये क्षेत्र जो है ये इलायची की पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सा, अब यहाँ पे आप नक्शे में देखिए, भारत का जो नक्शा है उसमें क्या है, एक तो केरल है और दूसरा क्या, तमिलनाडु है।
बात क्लियर है। तो इलायची की पहाड़ियां कहाँ, केरल और तमिलनाडु। मालाबार तट क्या कंडीशन है, मालाबार तट न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। और मालाबार तट किसके लिए प्रसिद्ध है, मसालों के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, किसके लिए, मसालों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, कोरोमंडल तट की बात करें तो कोरोमंडल तट मेरे भाई मेरे दोस्त ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तक है और एक कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक है। इतनी बात क्लियर है। कोंकण तट की बात करते हैं तो कोंकण तट आपको पता ही है, ये महाराष्ट्र से गोवा तक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए अब और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलने का मतलब ये है कि जैसे थोड़ा सा और एक दो विषय में और जानकारी रख लेते हैं। जैसे आ जाते हैं आप थोड़ा सा जो द्वीप हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आया है जिसे म्यांमार से कैसे अलग होता है तो कोको द्वीप द्वारा अलग होता है। ये कोको द्वीप बड़ा विवादित द्वीप है। दरअसल ये एक किसी समझौते के तहत जो है पूर्व की सरकार में ये द्वीप म्यांमार को पहले ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसका हिस्सा हुआ करता था, है ना। बेसिकली ये दे दिया गया म्यांमार को। अब म्यांमार क्या कर रहा है, ये दे दे रहा है चीन को यूज करने के लिए, जिस पर भारत अपना विरोध दर्ज करा रहा है। ठीक है, तो इस पर बहुत सारी चीजें हैं, कभी इस द्वीप के विषय में हम लेकर के चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हमको पढ़ना है कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोको जल संधि हुई थी, आपको पता है कोको जल संधि के द्वारा ही कोको द्वीप म्यांमार को भारत के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये कहाँ अवस्थित है, आप देख पा रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है मेरे भाई, ये कहाँ पे अवस्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसके सर्वोच्च शिखर की बात करें तो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी, सैंडल चोटी, सैंडल पीक उसको बोलते हैं। ये अवस्थित कहाँ पे है, तो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। बात क्लियर है, उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। और अगर ये बात करें तो इसका जो सर्वोच्च शिखर है उसको क्या कहते हैं, जो सर्वोच्च शिखर है उसको बोलते हैं भैया पल्याण। क्या बोलते हैं, पल्याण बोलते हैं इसको, पल्याण पर्वत शिखर। इतनी बात क्लियर है। तो पल्याण पर्वत शिखर है ये। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 732 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगर हम बात करें ये कि उत्तरी अंडमान जो है इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है, तो बेसिकली इनके द्वीपों की संख्या जो है ये 222 के करीब है। कितनी है, 222 के करीब द्वीप हैं। ठीक है, 222 करीब द्वीप है। इसमें 204 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और 18 द्वीप जो है ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं, है ना। 218 और 204 और 18 का ऐसे तुलना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो सबसे भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम, ये उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। उत्तरी अंडमान में ही जो भारत का सबसे सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम, ये पाया जाता है। मध्य अंडमान में बैरन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप है ये पाया जाता है। माउंट कोयाबो, पोर्ट ब्लेयर और सेलुलर जेल ये कहाँ पे स्थित है, तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात करें तो जो 10 डिग्री चैनल यहाँ पे आप लिखा हो देख पा रहे हैं, 10 डिग्री चैनल जो है ये चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है, अलग करता है। बात क्लियर है। अंडमान द्वीप मतलब लघु अंडमान द्वीप, ठीक है, को किससे अलग करता है, निकोबार। ये हमने अंडमान के विषय में पढ़ा, ये निकोबार द्वीप के विषय में पढ़ रहे हैं, तो इनको अलग करने का काम किसका है, 10 डिग्री चैनल का है। बात क्लियर है। अब आते हैं जैसे निकोबार द्वीप में तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, जो हम लोग सबसे दक्षिणी बिंदु पढ़ते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट या इसी को पार्सल पॉइंट बोलते हैं, या माउंट थ्विलर जो अगर पूछे कहाँ स्थित है तो वो सारे के सारे ग्रेट निकोबार में स्थित हैं। बात क्लियर है। अगर आपसे ये पूछे कि साहब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भारत के बाद जो है इधर इंडोनेशिया अवस्थित रहता है इधर साइड, तो यहाँ पे सुमात्रा, तो सुमात्रा को इंडोनेशिया से कौन अलग करता है, 6 डिग्री चैनल अलग करती है। ठीक है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कौन अलग करता है, तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। ठीक है, मिनिकॉय से। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि मिनिकॉय द्वीप को मालदीव, जैसे यहाँ पे आपका मालदीव अवस्थित है ना, तो यहाँ पे अगर ये पूछे कि मिनिकॉय को मालदीव से कौन, तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। इतनी बात क्लियर है। बात क्लियर है यहाँ पे। और थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे, जैसे आप थोड़ा सा इधर आइए, जो भारत का क्षेत्र है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे श्रीलंका है। बात क्लियर है। यहाँ पे क्या होना, श्रीलंका है। तो पूछा जाता है कि श्रीलंका से भारत को कैसे कौन अलग करता है, भारत श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो बेसिकली भारत श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी, कौन, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी अलग करती है। इसी को एडम्स ब्रिज या हम कह सकते हैं आदम ब्रिज इसको बोला जाता है। बात क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो बेसिकली भारत का जो परिचय था वो इतना सा था, और इसमें आप देख पाए कि जैसे भारत में कैसे स्थिति, क्या अवस्थिति रही, क्या विस्तार रही, सारी चीजें हमने चर्चा कर ली। अब इसके विषय में, इससे संबंधित हम आपको करीब 50 प्रश्न या 30 प्रश्न इसकी श्रृंखला लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि इससे कैसे प्रश्न आए हैं। जो भी आपके एग्जाम में यूपीएससी ने पूछ रखा वो सारे के सारे प्रश्न आपके भी
बीच में रखूंगा और आप तय करिएगा, और ये विश्वास दिला रहा हूं कि यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये भारत का, अभी भारत का परिचय था। भारत से सटे हुए जो देश हैं उनसे जब परिचय होगा तो उनकी सीमा रेखा, सारी चीजें, फिर भारत एक बार रिवाइज कर लेंगे। बात क्लियर है? तो अभी भारत यहीं तक। तो आप सभी जो है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।